नमस्कार दोस्तों, अगर हम इंडियन से पूछा जाए कि हमारा मोस्ट लव डेस्टिनेशन कौन सा है तो हम में से ज़्यादातर लोग गोवा ही कहेंगे। कपल्स को हनीमून के लिए जाना हो या फिर सेलिब्रेट करना हो बैचलर्स पार्टी, गोवा का नाम सुनते ही हमारा दिमाग में आता है गोवा का बीचेस, ड्रिंक्स, पार्टीज और वहाँ के रोमांटिक नाइट लाइफ। ये सब के लिए हमारे जुबान से एक ही बात निकलता है, चल यार गोवा चलते हैं। लेकिन आज दिल को रिलैक्स करने वाला ये गोवा अपने अंदर छुपाए बैठा है एक ऐसा हिस्टोरी जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोवा 451 सालों तक गुलामी रहा है, जबकि अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल ही राज किया था। भारत को 1947 में आज़ादी मिला, लेकिन फिर भी गोवा 1947 में आज़ादी नहीं हुआ था, उसे अगले 14 सालों तक गुलामी रहना पड़ा। तो दोस्तों, आइए गोवा का हिस्टोरी को गहराई से जानते हैं और इसके साथ जानेंगे गोवा का शुरुआत आज से करीब हजारों साल पहले भगवान परशुराम ने समुद्र को खाली करके कैसे गोवा बसाए थे और कैसे आदिल शाह और पोर्तुगीज ने गोवा को पाने के लिए भयंकर युद्ध लड़े और पोर्तुगीज कैसे अंग्रेजों से भी ज्यादा पावरफुल था और फिर हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर और इंडियन आर्मी ने कैसे अपनी हिम्मत से गोवा में चल रहा 451 सालों का पुराना पोर्तुगीज रोल को उखाड़ कर फेंक दिए। आइए चलते हैं गोवा के एक अनोखे ट्रिप पर। हमारी कहानी शुरू होता है महाभारत से। दोस्तों, गोवा इतना प्राचीन है कि हिंदू पुराणों में भी इसका जिक्र है। गोवा राज्य को महाभारत में गोपो राष्ट्रो या गोमन तो कहा जाता था, जिसमें गोवंश का पालन होता था। गोवा से जुड़े सबसे पुरानी कथा भगवान परशुराम जी के है। परशुराम जी विष्णु जी के छोटे अवतार थे। उनके पिता जमदग्नि के पास कामधेनु नाम के एक गाय था। ये गाय उनके सारे इच्छा को पूरा कर रहा था और उस वक्त कातवीर अर्जुन नाम के एक क्षत्रिय राजा थे, जिसे सहस्त्र बाहु भी कहते थे। एक दिन की बात है, उन्होंने परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि से उनके कामधेनु मांगते हैं। जब ऋषि ने इसे इनकार कर दिया तो सहस्त्र बाहु ने उनके गाय को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद परशुराम जब आश्रम में लौटे तो उनके पिता उन्हें सारे बात बताते हैं। पिता के बात सुनकर ही परशुराम बहुत गुस्से में आते हैं। उन्होंने राजा को सबक सिखाने के लिए सोचते हैं और माहिष्मती के तरफ आगे बढ़ते हैं। सहस्त्रबाहु उस वक्त अवंती का राजा हुआ करते थे। माहिष्मती उनके राजधानी हुआ करता था। इसी माहिष्मती के ऊपर एक बड़ा फेमस मूवी भी बनाया गया है, हम सब देखे हैं बाहुबली मूवी पर। अब परशुराम अकेले ही जाके उन क्षत्रिय राजा और उनके सारे सेना को हरा कर अपने गाय को वापस ले आते हैं। इसके बाद उन क्षत्रिय राजा सहस्त्रबाहु के बेटों ने अपने पिता का वध का बदला लेने के लिए उस ऋषि जमदग्नि को वध कर देते हैं। इसके बाद तो परशुराम जी क्षत्रियों के पीछे ही पड़ गए। उन्होंने केवल उन सहस्त्रबाहु के बेटों को ही वध नहीं किया, बल्कि 21 बार क्षत्रिय वंशों को वध कर दिए थे। उस वक्त गोवा पूरी तरह समुद्र से ढका हुआ था। फिर भगवान परशुराम क्षत्रियों के जमीन छोड़कर सह्याद्री पर्वत पर जाकर 7 बाण छोड़ते हैं और ये 7 बाण जहाँ जहाँ पर गिरे वहाँ तक परशुराम अपने राज्य घोषित कर देते हैं। परशुराम के सम्मान में समुद्र को भी पीछे हटना पड़ा। परशुराम जी के बाण जहाँ पर गिरे था उस जगह को बेनाली कहा गया। आज इसे बेनालियम कहा जाता है। परशुराम अपने साथ कुछ ब्राह्मण परिवारों को ले गए थे, जिन्हें सारस्वत ब्राह्मण, और आज इस ब्राह्मण परिवारों को गौड़ सारस्वत ब्राह्मण नाम से जाना जाता है। और यही से गोवा में ह्यूमन सिविलाइजेशन का शुरुआत होता है। फिर कई सदियों तक हिंदू राजाओं ने राज किए। अगर गोवा का अर्ली हिस्टोरी को ट्रेस करें तो पता चलता है कि सबसे पहले गोवा मौर्य साम्राज्य के अधीन आता था। हिंदू डायनेस्टीज ने गोवा पर अगले 700 साल तक राज करते हैं। फिर 10 से 14 सेंचुरी तक कदम राजवंश के शासन चला। कदम राजा चालुक्य राजघराने के काफी करीब थे। ये दौर गोवा का गोल्डन पीरियड भी था। कदम शासन काल में ही गोवा डेवलप हुआ था, लेकिन 1198 एडी ने आखिरी चालुक्य राजा का डेथ हो जाता है और कदम कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद गोवा में मुस्लिम इन्वेजन का शुरुआत हुआ।
1350 में डेक्कन के बहामनी सल्तनत ने गोवा पर हमला करके अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर 1370 में कर्नाटक के विजयनगर साम्राज्य ने मुगलों को हराकर गोवा जीत लिए। 1470 में फिर से बहामनी बड़े सेना ले आते हैं और विजयनगर के राजा को हराकर गोवा पर कब्जा कर लेते हैं। 15वीं सेंचुरी तक गोवा डेक्कन सल्तनत का एक अहम हिस्सा बनकर रह जाता है। इन्होंने मांडोवी नदी के किनारे इला नाम का एक शहर बसाते हैं जिसे आज हम ओल्ड गोवा नाम से जानते हैं। फिर सुल्तान उसफ आदिल शाह खान गोवा के सुल्तान बनते हैं, लेकिन हिंदू जनता इनके शासन से खुश नहीं थे क्योंकि इन सुल्तान के शासन में हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाता था, उनके घर जमीन छीन लिया जाता था, हिंदुओं को हत्या किया जाता था और उस वक्त हिंदुओं को एक लीडर थे तिमोया नायक। कई जगह उन्हें तिमोजी या तिमोजा बोल के बुलाया गया है। इन्होंने आदिल शाह का राज खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा गलती कर बैठते हैं जिसके वजह से गोवा को 450 साल गुलामी रहना पड़ा। एक्चुअल में वो राजाओं को व्यापार करने में मदद किया करते थे जो विदेश के राजा हुआ करते थे, लेकिन वो गोवा में नहीं थे। रीजन था विजयनगर साम्राज्य के दौरान वो उनके साथ थे। फिर बहामनी शासन के दौरान उन्हें गोवा छोड़ना पड़ा था। अब गोवा में बहामनी शासन से तिमोया खुश नहीं थे। वो चाहते थे किसी भी तरह इन बहामनियों को गोवा से निकालना। उस वक्त गोवा के कुछ हिंदू ग्रुप तिमोया के कांटेक्ट में थे और तिमोया को लेटर लिखकर बताते हैं कि उन पर कैसे अत्याचार किया जाता है। दूसरी तरफ उन दिनों और भी देश था जो बहामनी जितना ही ताकतवर था। वो था सादर्न यूरोप में बसा पुर्तगाल उस वक्त विदेश से व्यापार किया करते थे और वो भी बहामनियों को दुश्मन मानते थे। वो बहामनियों को हराकर सी रूट्स पर अपने डोमिनेंस को बढ़ाना चाहते थे। तिमोया भी चाहते थे पुर्तगाल के जरिए बहामनियों को हटाना। 1498 में सबसे पहले तिमोया पुर्तगाल ट्रैवलर वास्को दा गामा से मिले थे, लेकिन उसे जासूसी समझकर वो बातचीत करने में मना कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, पुर्तगाल राजाओं का गोवा को जीतने का प्लान था ही नहीं। उन्हें तो ये तक पता नहीं था कि जिस ईस्ट डायरेक्शन में वो सेल कर रहे हैं वहाँ मुगलों के अलावा भी कोई धर्म एग्जिस्ट करता है। तिमोया ने ही उनके साथ मिलकर गोवा का रास्ता बताते हैं। उन्हें इस बात का एहसास कराते हैं कि गोवा में आकर कैसे अपने व्यापार को बढ़ाकर प्रॉफिट बन सकते हैं। तिमोया को लगा था कि बहामनियों को हराकर पुर्तगाल गोवा को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करके चला जाएंगे और उस वक्त आदिल शाह बूढ़े हो चुके थे और बीमार में थे। पुर्तगाल अब हमला करने के लिए तैयार होने लगे। तब तक आदिल शाह का मौत हो चुका था और उनके बेटे इस्माइल आदिल शाह गोवा का नए सुल्तान बने थे। पुर्तगाल बड़े सेना लेकर हमला करते हैं और इस्माइल आदिल शाह को हरा देते हैं। पहले हमले में ही पूरा गोवा पुर्तगाल का कब्जे में आ जाता है, लेकिन आदिल शाह कुछ दिनों के बाद एक बड़े संख्या में सेना लेकर वापस गोवा में आते हैं और पुर्तगाल के ऊपर हमला कर देते हैं। इससे पुर्तगाल तो गोवा छोड़कर चले गए, लेकिन पुर्तगाल को एहसास हो चुका था कि गोवा उन्हें कैसे प्रॉफिट दे सकता है। गोवा उन्हें बहुत पसंद आने लगा था और 3 महीने के बाद ही अपने सेना को बढ़ाकर आदिल शाह के सेना के ऊपर हमला किए। इस बार बड़े भयानक युद्ध होता है जिसमें कई मुसलमान सेना और गोवा की कुछ जनता मारे जाते हैं। एंड में पुर्तगाल का जीत होता है। तिमोया तो सोचते थे कि पुर्तगाल गोवा को आजाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तिमोया को लोकल लोगों के लीडर के जैसा रखकर पुर्तगाल अपने सेना में ही उन्हें नौकर रख दिए। तिमोया अब तंग होने लगे और पुर्तगाल का ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे, तो उन्हें गोवा छोड़कर जाने का प्रेशर किया गया। लेकिन वो वहीं पर एक प्राइवेट काम करने लगे क्योंकि ये उनका मजबूरी था। बाद में उन्हें एक रेड में पकड़कर विजयनगर में कैद कर दिया गया। फिर उन्हें अफीम जहर देकर मारने की कोशिश किया गया। तिमोया का परिवार किसी तरह अपने जान बचाकर गोवा लौट आए। उसके बाद में उनके परिवारों का क्या हुआ इसके कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरी से पता चलता है कि तिमोया का परिवार उनके डेथ के बाद कलाटा नाम के गांव में जाकर बस गए थे। अब गोवा पुर्तगाल के लिए खाली तिजोरी के जैसा था।
उसे लूटकर अपने घर भरना शुरू कर देते हैं। बहामुनियों का अब तक का जो रोल रेगुलेशन था उसे वो चेंज किए। बहामुनी रोल में गोवा के नॉन मुस्लिम लोगों को जिजाया टैक्स देना पड़ रहा था। पोर्तुगीज आते ही सबसे पहले इसे बंद किए और भी कई सारे चेंजेस किया गया। उनमें से एक था सती प्रथा। सती प्रथा एक एंशियंट हिंदू परंपरा था। जब भी पति का मौत होता था उसके पति को भी उसके चिता पर साथ में जलकर अपनी जान देना पड़ रहा था। खैर पोर्तुगीज गोवा में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे। उन्होंने अपने कॉलोनी छपवाए। उनको पता था कि गोवा को सेंटर बनाकर अगर बिजनेस करना है तो गोवा का सिक्योरिटी भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने गोवा में पोर्तुगीज का एक मिलिट्री और नेवल बेस भी बनाए। इसका एक मेजर रीजन ये भी था कि पोर्तुगीज को बहामुनी सल्तनत से खतरा नजर आता था। पोर्तुगीज उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का मेन मकसद ये भी था कि गोवा के जरिए अपने तिजोरी भरा जाए। जैसे कि आप जानते होंगे कि उस वक्त से ही भारत का मसाला दुनिया भर में फेमस हुआ था। पोर्तुगीज इस मसाले को हथियाना चाहते थे और कम प्राइस में खरीद कर यूरोप ले जाना चाहते थे। उनका मकसद था बाकी अन्य देशों में भी इसे लेकर बेच सके। पोर्तुगीज का गोवा आने से पहले का सपना पूरा हो रहा था। इंडियन मार्केट से बल्क में मसाला खरीदकर शिप के जरिए यूरोप ले जाते थे। गोवा उनके लिए सोने का खजाना था और इंडियन मार्केट से कम प्राइस में मसाला खरीदकर यूरोप में ले जाते हैं और वहाँ पर ऊंचे दाम में बेचकर खूब प्रॉफिट कमाते थे। उस वक्त गोवा को गोवा दारादा भी कहा जाने लगा, यानी द गोल्डन गोवा। धीरे धीरे गोवा एशिया में पोर्तुगीज किंगडम का कैपिटल बन चुका था। 16वीं सेंचुरी तक तो पोर्तुगीज किंगडम इंडोनेशिया, पोर्तुगल, चाइना और जापान के कुछ हिस्सों तक फैल गया था। भारत के दामन, दीव, डेड्रा, नगर हवेली और अंजनीब आइलैंड पर पोर्तुगीज का अधिकार हो चुका था। ये कहानी जितना दिलचस्प है उतना ही हैरान कर देने वाला भी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धर्म या रिलीजन का असली मतलब क्या है? क्यों ह्यूमन बीइंग हजारों सालों से धर्म को मानते चले आ रहे हैं? जब धरती पर सबसे पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ था तब कोई रिलीजन नहीं था, कोई नियम कानून नहीं था। ऐसे सिचुएशन को स्टेट ऑफ नेचुरल कहा जाता है, जहाँ पर हर कोई नेचुरल फॉर्म में होता है। धीरे धीरे इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहने लगे और ये कबीले आगे चलकर गांव बने। आबादी बढ़ने लगा तो लोगों को एक ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए धीरे धीरे कानून बनने लगा। क्या करना है क्या नहीं करना है बताया जाने लगा। धीरे धीरे इस सोशल ऑर्डर से रिलीजन यानी धर्म निकल कर आया। धर्म एक ऐसा कमाल का थ्योरी है जिसमें हजारों लाखों लोग सच्चे दिल से सारे नियमों को मानते आ रहे हैं। उस वक्त धर्म और राजनीति का एक बेहद गहरा रिश्ता हुआ करता था। अब पोर्तुगीज गोवा में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, लेकिन वो सिर्फ बिजनेस एम्बिशन तक ही सीमित नहीं रहे। जल्दी उन्होंने अपने क्रिश्चियनिटी धर्म को गोवा में प्रचार भी कर रहे थे। दोस्तों, क्या आप अंग्रेजों और पोर्तुगीज का एक बेसिक डिफरेंस जानते हैं? अंग्रेजों ने इंडियन को एक कॉलोनी के ऊपर का दर्जा कभी नहीं दिया। यही रीजन था कि उन दिनों गुलाम इंडियन को कभी ब्रिटिश सिटीजन नहीं माना जाता था, लेकिन पोर्तुगीज ने गोवा को अपने ही किंगडम का एक हिस्सा मान लिया था। यहाँ के लोगों को पोर्तुगीज सिटीजन माना जाता था। आज भी गोवा के लगभग 14-15 हजार लोग यूरोप में सेटल है और उन्हें पोर्तुगीज सिटीजनशिप मिला हुआ है। खैर, गोवा में एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन का एंट्री होता है, वो थे सेंट फ्रांसिस जेवियर। गोवा में उनके एंट्री के बाद क्रिश्चियनिटी का प्रचार तेजी से बढ़ने लगा। उन्होंने गोवा में सेंट पॉल कॉलेज बनाकर क्रिश्चियन मिशनरी को ट्रेनिंग देने का शुरुआत की है। इन्होंने इन प्रचार के लिए चाइना तो गए, यहाँ तो कि बादशाह अकबर ने भी क्रिश्चियनिटी को समझने के लिए बुलावा भेजे थे और ऐसे ही गोवा क्रिश्चियनिटी का एक टॉप सेंटर बन जाता है। लेकिन आगे जाकर इस कन्वर्जन ने भयानक रूप लेता है। गोवा इनकर्जेशन का शुरुआत होता है, नए नए रोल निकालना शुरू होता है, जैसे कि नॉन क्रिश्चियन लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए तरह तरह का लालच दिया जाने लगा। धर्म परिवर्तन करने वालों को अच्छे नौकरी, गुलाम से आज़ादी और अनमैरिड नॉन क्रिश्चियन लोगों को क्रिश्चियन लड़की से शादी करने का लालच भी दिया जाने लगा। हाय हाय, इतना सुकून।
इनमें से कुछ लोग धर्म परिवर्तन करने के बावजूद चोरी छुपे अपना धर्म को जारी रखते थे। इन्हें क्रिप्टो कहा जाता था। ऐसे लोगों के लिए सजा था पकड़ जाने पर देश से निकाल देना या फिर जिंदा जला देना भी शामिल था। मतलब सिर्फ क्रिश्चियनों को ही वहाँ पर जगह था। नॉन क्रिश्चियन को किसी पब्लिक ऑफिस में नौकरी नहीं मिल रहा था। अगर किसी हिंदू बच्चे के पिता का मौत हो रहा था तो उन्हें कन्वर्जन के लिए यीशु को सौंपना पड़ रहा था। हद तो पार हो गए जब हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहीं पर चर्च बनाया गया। कैथोलिक मिशनरी का मकसद ही उनके लिए वही था, हिंदू रीति रिवाजों को छुड़वाना। वो कंकड़ी जैसे लोकल और पुराने भाषाओं को हटाना चाहते थे। यहाँ तक कि तुलसी में पानी डालना, आंगन में पौधा लगाना, गहने पहना जैसे कई सारे चीजों को छोड़ने को कहते थे। ऐसे ही कंट्रोवर्सी 250 सालों तक जारी रहा। आखिरकार 1812 में ये ऑफिशियली बंद हुआ, लेकिन इस दौरान हजारों परिवार बर्बाद हो चुके थे। इंक्विजिशन के शुरुआत में ही 4000 लोगों को अरेस्ट और 100 से भी ज्यादा लोगों को जिंदा जला दिया गया, वो भी पब्लिकली। इस दौरान कई सारे लोगों को गोवा छोड़ना पड़ा। पुर्तगाल ने अपने रोल के आखिर में इंक्विजिशन के कई सारे रिकॉर्ड को जला दिया था, लेकिन उनके जुल्म इतना भयानक था, उन्हें याद करके आज भी गोवा के लोग दहल जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, पाप का गड्ढा एक ना एक दिन जरूर भरता है। जनता माफ नहीं करेगी। अब गोवा के लोग आज़ादी का मांग उठाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अत्याचार सहन नहीं हो रहा था। गोवा आज़ादी से जुड़ा सबसे पहला विद्रोह 1788 में पिंटो विद्रोह नाम से जाना जाता है। गोवा को पुर्तगाल से आज़ादी दिलाने के लिए 1755 से लेकर 1912 तक रानी विद्रोह ने भी कई बार पुर्तगाल से लड़ाई लड़े हैं। उन्हें कामयाबी तो नहीं मिला, लेकिन उनके मन में एक गहरा डर बिठा देते हैं। गोवा के बॉर्डर पर कुनकलम नाम का एक गांव था, जिसमें ज्यादातर आबादी हिंदू थे। उस गांव वालों ने पुर्तगाल को अचानक टैक्स देने में मना कर देते हैं और 15 जुलाई 1583 को 5 जीसस कुनकलम गांव में चर्च बनाने का मकसद लेकर जाते हैं। लेकिन उन गांव वालों ने उस 5 जीसस को पीट कर मार देते हैं और एक कुएं में फेंक देते हैं। आज भी लोग इस कुएं का पानी को चमत्कार मानते हैं। सेंट फ्रांसिस जावियर चैपल में हर साल 3 दिसंबर को पब्लिक के लिए ये खोल दिया जाता है। ऐसे ही कई सारे लड़ाई लड़ने के बाद भी पुर्तगाल का हमेशा जीत हुआ। रीजन था उसका बड़ा सेना। दोस्तों, आगे चलकर और एक हीरो का एंट्री होता है, जिसका नाम था राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर लोहिया केवल गोवा का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक उम्मीद का किरण थे। इस लीडर के नाम से ही पुर्तगाल डर से कांप उठते थे। गोवा का आज़ादी में उनके एक अहम योगदान रहा है। वो पहली बार 10 जून 1946 को पहुंचते हैं। ये वो दौर था जब भारत अंग्रेजों से अपनी आज़ादी की ओर बढ़ रहा था। डॉक्टर लोहिया का इंटरेस्टिंग मोमेंट था 18 जून 1946 को गोवा के मडगांव के म्युनिसिपल स्क्वायर पर एक सभा लेते हैं। भारी बारिश के बीच 5000 से भी ज्यादा लोग भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े हीरो को सुनने के लिए लोग एकजुट होते हैं। डॉक्टर लोहिया मंच के सामने आते ही लोग उनके गले में मालाएं डालकर उन्हें स्वागत करने लगे। ये सब एक पुर्तगाल देखकर लोगों के ऊपर गोली चला दी, लेकिन डॉक्टर लोहिया उस पुर्तगाल कैप्टन को पीछे धकेलकर बड़े ही सहज दहेज कर स्टेज के ऊपर चढ़ जाते हैं। उनके इस बेबाकीपन से गोवा के जनता उनके दीवाने हो गए और ये गोवा फ्रीडम हिस्ट्री का एक यादगार लम्हा बन जाता है। डॉक्टर लोहिया का जोरदार भाषण के बाद पुर्तगाल उन्हें गोवा छोड़कर जाने के लिए बोल दिया। लोहिया तो चले गए, लेकिन इस घटना से जनता के दिलों में आजादी का मशाल जला कर गए। इसके बाद लोहिया ने गोवा नेशनल कांग्रेस बनाने में एक मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद कुछ लीडर सत्याग्रह करने लगे, लेकिन पुर्तगाल उन्हें लंबे समय तक जेल में रखते हैं। डॉक्टर लोहिया फिर से गोवा आते हैं और उन्हें भी पुर्तगाल जेल में रखते हैं और बाद में छोड़ दिए। डॉक्टर लोहिया के गोवा में बढ़ते पॉपुलैरिटी को देखकर गोवा में उनके एंट्री बैन कर दिया जाता है। भारत में भी उस वक्त सेम सिचुएशन था। महात्मा गांधी अपने मैगजीन में लिखते हैं कि मैं हैरान हूँ, गोवा में पुर्तगाल रूलर
कैसे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। वहाँ के लोगों को डर से जीना पड़ रहा है। उन्हें किसी भी तरह का आज़ादी नहीं है। महात्मा गांधी पुर्तगाल के गवर्नर को इस बारे में भी एक लेटर लिखा कि मुझे उम्मीद है आप अपना नजरिया बदलेंगे और गोवा में चल रहा अत्याचार बंद करवाएंगे। खैर, डॉक्टर जूलियस थे लोहिया के ही एक फ्रेंड। इन दो लीडर और गांधी जी के सपोर्ट के बाद गोवा के जनता मोटिवेट होने लगे। गोवा के जनता को एकजुट करने के लिए एक मिशन बनाया जाता है जिसमें थे विश्वनाथ लवंडे, नारायण हरि नायक, दत्तात्रेय देशपांडे और प्रभाकर सिन्हारे। ये लोग एक ग्रुप बनाते हैं और कसम खाते हैं गोवा से पुर्तगाल रूल को उखाड़ कर फेंकने का। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इस ग्रुप का नाम था आजाद गोमंतक रोल। इस ग्रुप ने बहुत सारे हमले करते हैं और पुर्तगाल को डरा देते हैं, लेकिन इन्हें भी 30 सालों के लिए जेल कर दिया जाता है। नारायण नायक और दत्तात्रेय देशपांडे को तो 14 साल जेल में बिताने पड़े। विश्वनाथ लवंडे और प्रभाकर सिन्हारे जेल से किसी तरह भाग आते हैं और फिर से हमला करते हैं। इस ग्रुप से एक बड़े जीत हासिल करते हैं। गोवा के एक हिस्से दादरा नगर हवेली को पुर्तगाल रूल से आजाद करके मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लीडर विश्वनाथ लवंडे को दादरा नगर हवेली का नए गवर्नर घोषित कर देते हैं। इसे ही इंडियन आर्मी ऑफिसर शिवाजी राव देसाई ने 1950 में गोवा लिबरेशन आर्मी की स्थापना करते हैं। 1953 में गोवा एक्शन कमेटी और कई सत्याग्रह लंबे समय तक किया जाता है। इसके अलावा गोवा विमोचक सहायक समिति, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आजाद के लिए लड़ाई लड़ते हैं और गोवा में भारत का तिरंगा फहराते हैं। इनमें से कई सारे को जेल हुआ और कई सारे पुलिस के लाठियां खाने लगे। 21 जुलाई 1954 में दादरा से पुर्तगाल को हटा देते हैं और वहां भी तिरंगा फहरा देते हैं। नेशनल मूवमेंट लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम के एक ग्रुप ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आजाद गोमंतक दल के साथ मिलकर 28 जुलाई 1954 को नगर हवेली पर हमला करके पुर्तगाल से आजाद कर देते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के कारण दादरा और नगर हवेली को भारत का हिस्सा बोल के डिक्लेयर नहीं किया जाता है। उधर गोवा के कई सारे लोगों के ऊपर फायरिंग किया गया, उन्हें जेल में बिताना पड़ा। लेकिन ऐसे ही गुलामी में रहते वक्त 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद होने के बावजूद भारत सरकार गोवा को अपने कब्जे में नहीं लेता है। भारत के आजादी के 14 साल बाद तो गोवा को अपनी आजादी के लिए इंतजार करना पड़ता है। 1947 में भारत नए आजाद हुआ था, उतना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नहीं था। उस वक्त पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो बातचीत से गोवा को आजाद करने का कोशिश करते थे, लेकिन गोवा के रेवोल्यूशनरी स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि पुर्तगाल ऐसे में कभी भी गोवा को आजाद नहीं करेंगे। यूरोपियन कंट्री और यूनाइटेड स्टेट ने मिलकर 1939 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसको शॉर्ट में नाटो कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल दूसरे दुश्मन देशों के लिए किया जाता है। पुर्तगाल भी इसी नाटो का ही एक हिस्सा था। इस नाटो का अलग अलग जगह पर मिलिट्री बेस भी था। भारत का एक गलती उसके नए आजादी को खतरे में डाल सकता था। 1951 में पुर्तगाल गवर्नर ने गोवा और दूसरे पुर्तगाल कॉलोनी को अवशेष प्रोविंसेस डिक्लेयर कर दिया, जिससे गोवा अब सीधे नाटो के रक्षा में आ गया। अब अगर भारत गोवा के लिए कोई वार छेड़ता तो उसका सीधा मतलब है नाटो कंट्री से वार। जवाहरलाल नेहरू ऐसा गलती नहीं चाहते थे। 28 मार्च 1951 को प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने पार्लियामेंट में डिक्लेयर करते हैं, भारत अपनी सरजमीन पर किसी भी विदेशी ताकत का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो वार या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन। हमारे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी देश से तब तक वार नहीं करेंगे जब तक वार के अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही ना हो, और फिर गोवा से डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता है। अगस्त 1952 में पुर्तगाल सरकार ने गोवा के बॉर्डर क्रॉस करने वाले 22 सत्याग्रही को गोली मार देते हैं और 300 से भी ज्यादा लोगों को जख्मी कर देते हैं। लेकिन फिर भी नेहरू ने और एक बार समझौता करते हैं,
लेकिन पुर्तगाल इसे भी ठुकरा दिया। अब नेहरू भी अपने नीति बदलने की सोचते हैं, क्योंकि अब वार के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पुर्तगाल ने सारे हद पार कर चुके थे। भारत सरकार समझ चुके थे कि ये लातों का भूत बातों से नहीं मानेंगे। 1961 में भारत सरकार अपने मिलिट्री को गोवा जाने का ऑर्डर दे देता है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने गोवा को घेरने का शुरू करते हैं। ऑपरेशन विजय से पहले पुर्तगाल का ताकत को कमजोर करने के लिए शुरू किया जाता है ऑपरेशन चटनी। 1 दिसंबर 1961 को गोवा के पास अंजदीप आइलैंड पर नौसेना ने अपना युद्ध शुरू कर देते हैं। ऐसे ही अलग अलग जगह पर चारों तरफ से गोवा में भयंकर युद्ध का शुरू होता है। बड़े हमले को रखने के लिए भारत के सबसे ऐतिहासिक INS विक्रांत को भी लगा दिया जाता है। दोनों तरफ से भयानक युद्ध होता है। ऑपरेशन विजय के पहले भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन चटनी शुरू कर देते हैं। ये मिशन से अंजदीप आइलैंड को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं और 18 दिसंबर 1961 को दोपहर 2:25 पर फाइनली आइलैंड पर तिरंगा फहराया गया। 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना उड़ाकू विमान और बम्बर्स ने गोवा में उड़ान भरते हैं। 11 दिसंबर को कुछ सेना बेलगांव तक पहुंच जाते हैं। 17 दिसंबर को मालेंगियम शहर को जीत लेते हैं। 18 दिसंबर को गोवा के सेंटर पोंडा में 3 अलग अलग भारतीय सेना ग्रुप मिलकर हमला करते हैं, जिसे देखकर पुर्तगाल का होश उड़ जाता है। इस हमले से डरकर पुर्तगाल सैनिक भागने लगे और पीछे पड़ने वाले पुलों को उड़ाते गए ताकि भारतीय सेना को रोका जा सके। लेकिन भारत के सेना अलग अलग ग्रुप होकर जो लड़ रहे थे वो चारों तरफ से पूरी तरह गोवा को घेर लेते हैं, जिससे पुर्तगाल का हौसला नहीं बचा और 19 दिसंबर को शाम के 6 बजे भारतीय सेना ने युद्ध रख दिया। अब पुर्तगाल के गवर्नर जनरल वासालो ई सिल्वा उन्होंने सरेंडर कर देते हैं। इस तरह गोवा में चल रहा 451 सालों का पुर्तगाल शासन अंत होता है। गोवा के साथ साथ दामन और दीव भी पुर्तगाल के कब्जे से आजाद हुए। गोवा भारत का एक हिस्सा बन गया। इस युद्ध में भारत के 22 और पुर्तगाल के 3 सैनिक को अपनी जान गंवाना पड़ा। पुर्तगाल के जाने के बाद भारत सरकार ने गोवा, दामन और दीव को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। 22 दिसंबर 1963 को महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के दयानंद बंदलकर गोवा के पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं और फिर 1987 को गोवा को फुल स्टेटहुड दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था गोवा का हिस्टोरिकल स्टोरीज और गोवा का शुरुआत। इसमें आप गोवा के शुरुआत से लेकर गोवा के डेवलप और आज़ाद के टाइम तक जाने। गोवा आज भारत के सबसे टूरिस्ट अट्रैक्टिव वाला स्टेट है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।